हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है क्लास 7। आज हम लोग क्लास 7 करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लास 7 है। इसमें हम लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के लगभग में सभी क्वेश्चनों को इसमें रखा जाता है। ठीक ना। ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और इसमें जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो पूरे व्याख्या सहित कराए जाते हैं। व्याख्या के साथ मतलब कि क्वेश्चन को इसमें कराया जाता है। और इसमें डेली 25 क्वेश्चन होती है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। लिखा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ए अष्टम अनुसूची, बी सप्तम अनुसूची, सी नवम अनुसूची और डी दसम अनुसूची। तो किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। और कितनी भाषाएं इसमें हैं? तो इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है कि अष्टम अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग कितने? भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। मतलब आज ही के दिन जो है 1949 ईस्वी में भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। और 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी और डी हिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ग्रीम नियम जर्मनी भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है दो का। देखिए, ग्रीम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। 1822 में जैकब ग्रीम ने अपनी पुस्तक डाइचे ग्रामेटिक में इस नियम को सामने रखा और मानक जर्मन को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है कहाँ पे? ए लखनऊ, बी पुणे, सी दिल्ली और डी वर्धा। कहाँ पे है? तो वह वर्धा में। ऑप्शन डी सही है। ठीक, लिखा भी है यहाँ पे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य का जो वर्धा जिला है वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन 1996 ईस्वी में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की थी। मतलब इसकी जो स्थापना थी वो संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में 8 जनवरी 1997 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में है? ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। तो किस में है? तो वो है प्रेम सागर में। ऑप्शन डी सही है 4 का। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल द्वारा कृत प्रेम सागर 1810 ईस्वी में हुआ। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। देखो, इनका प्रेस का नाम क्या था? संस्कृत प्रेस। जबकि सुख सागर मुंशी सदासुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि पुष्टि मार्ग के आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ए भगवत गीता, बी महाभारत, सी श्रमगत भागवत और डी रामायण।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लवाचार्य 1458 से लेकर 1530 ईस्वी तक इनका जीवन काल था, बल्लवाचार्य ने किया। पुष्टि मार्ग भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग आते हैं। कौन कौन? जीव तथा भक्त होते हैं। नहीं, इसमें जानते हैं कितने, मतलब कि तीन प्रकार के मार्ग कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के मार्ग कौन कौन से हैं कि एक मर्यादा मार्ग है और एक प्रवाह मार्ग है, एक पुष्टि मार्ग है। इनके जो तीन प्रकार के मार्ग आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक मर्यादा मार्ग है, मर्यादा मार्ग, और एक प्रवाह मार्ग। एक प्रवाह मार्ग है और एक है पुष्टि मार्ग, ठीक, पुष्टि मार्ग। तो मतलब भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग कौन कौन से हैं? तो एक है मर्यादा मार्ग, दूसरा है प्रवाह मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि हिंदी साहित्य की आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ए चंद्रवरदाई को, बी विद्यापति को, सी पुष्पदंत को और डी जगनिक को। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति को जो है आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, देखो इनको क्या क्या कहा जाता है? कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है, पचानन कहा जाता है, मैथिली कोकिल। देखो मैथिली कोकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इतने नाम है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर से रिवीजन करते हैं कि कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिली कोकिल आदि नामों से इनको जाना जाता है, विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी रसखान, सूरदास और डी तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली किसकी है? तो वह तुलसीदास की। ऑप्शन डी सही है 7 का। देखो, गोस्वामी तुलसीदास का अगर जन्म जीवन काल की बात करें तो 1532 से लेकर 1623 ईस्वी तक इनकी रचनाएं एवं उनकी भाषा। देखो, ब्रज भाषा में इनकी कौन कौन सी रचना है गोस्वामी तुलसीदास की? तो ब्रज भाषा में है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है और कवितावली है, जो हनुमान बाबू के नाम से भी जानी जाती है। इनकी अवधी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली। देखो, पूछता भी है कि मतलब जैसे पूछ देगा कि रामलला नेचू किस भाषा में है, रामलला नेचू किस भाषा में रची गई है, ब्रज भाषा में कि अवधी भाषा में? तो आप लोग इसको मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलला नेचू अवधी भाषा में, जानकी मंगल ये भी अवधी भाषा में, रामचरितमानस अवधी भाषा में, पार्वती मंगल अवधी भाषा में और वर्वे रामायण ये भी अवधी भाषा में। ये क्या है? देखो, इतना मतलब कि ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे राम जी के बारे में तो लगभग मतलब कि बताया गया है, जहाँ पे अधिकतर, जैसे राम ज्ञान प्रश्नावली अवधि में ये रहेगा, रामलला नेचू ये भी अवधि में है, जानकी मंगल ये भी अवधि में है, रामचरितमानस ये भी अवधि में, पार्वती मंगल अवधि में और वर्वे रामायण ये अवधि में, ठीक। सूरदास की अगर बात करें, सूरदास का जो जीवन काल है 1478 से लेके 1583। सूरदास 1478 से लेके 1583। और तुलसीदास क्या था? 1478 से लेके उनका था, नहीं, उनका 1532 से लेके 1623 था, 1532 से लेके 1623 तुलसीदास का। और इनका 1478 से लेकर 1583। इनकी अगर रचनाएं की बात करें, सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की अगर बात कर लें तो मीराबाई
1516 से लेकर 1546 ईस्वी, 1516 से लेकर 1546। देखो पहले आएंगे सूरदास 1478 से 1583, उसके बाद आएंगे मीराबाई 1516 से लेकर 1546, उसके बाद आएंगे गोस्वामी तुलसीदास जो 1532 से लेकर 1623 ईस्वी, और उसके एक साल बाद आते हैं रसखान 1533 से 1688। मीराबाई की अगर रचनाओं की बात कर लें तो गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, ये मीराबाई की रचना है। रसखान की अगर रचना की बात करें तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका 1614 और दान लीला और अष्टायाम, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि आवत जात पनहिया टूटी बसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किसकी है? तो देखो ऑप्शन में दे कि ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास और डी नंददास। तो पंक्ति किसकी है? तो यह कुंभन दास की पंक्ति है, ये कुंभन दास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गुराई, ये पंक्ति किस कवि की है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गुराई, ये पंक्ति किस कवि की है? ए भूषण की, बी बिहारी की, सी देव की और डी मतीराम की। तो ये जो पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मतीराम की है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तंत्रीनाथ कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग, इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तंत्रीनाथ कवि सरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग, इस दोहा में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी विरोधाभास, सी दृष्टांत और डी रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विरोधाभास अलंकार, इसमें है, ऑप्शन बी सही है, विरोधाभास अलंकार इसमें है। देखो विरोधाभास अलंकार की बात करते तो जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, मतलब कि जहाँ पे विरोध न रहने पर भी लगता हो कि ऐसा लगे कि नहीं विरोध हो रहा, उसका आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। तंत्रीनाथ कवित रस रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बड़े बूढ़े सब अंग। दृष्टांत अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान का साधारण धर्म जो बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधु ब्राजपत पाए के भीख न मांगत लोग। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में है कि जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवीरवार पतंग, बिकसेउ संत सरोजवन हर्षे लोचन भृंग, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हिम कृटनी किसकी रचना है? हिम कृटनी किसकी रचना? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिऔध, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो हिम कृटनी किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन ए सही है 11 का। देखो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जीवन काल था 1889 से लेकर 1968 ईस्वी तक था,
और इनका जो रचनाएं है वो हिमकरिटनी है 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949, माता 1951 और समर्पण 1956 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर बात करें तो इनका जो जीवन काल था 1865 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। और इनकी काव्य रचनाएं हैं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमा बुबारिदी 1900 और प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाबु प्रसवण 1901, प्रेमाबु प्रवाह 1901, प्रिय प्रवास 1914, चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुभती चौपदे 1924, पदम प्रसून 1925, बोलचाल, रस्य कलश 1931, पारिजात 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, वैदेही वनवास 1940, मर्म स्पर्श 1956। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 12, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत है? आह वेदना मिली विदाई यह किस नाटक के गीत की पंक्ति है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी ध्रुव स्वामिनी। तो किसकी है? तो यह है स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1928 और इसके जो नाटककार हैं वो है जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है कि आह वेदना मिली विदाई गीत की पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की। इनकी अन्य नाटकों का विवरण स्कंदगुप्त की है। इनके अगर अन्य नाटकों का विवरण देखें प्रकार है कि आह वेदना मिली विदाई, यदि प्रेम हो जीवन का सत्य है, ये स्कंदगुप्त नाटक का है। उसका तो संसार ज्वालामुखी है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती। तो दो संसार ज्वालामुखी है, ये किसका? ये चंद्रगुप्त का है। कार्नेलिया सुभाषिनी से कहती है। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये भी स्कंदगुप्त का है। और अधिकार सुख कितना मादक और सारीन होता है, ये भी स्कंदगुप्त नाटक का ही पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? ए चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव और डी कमलेश्वर। तो किसने नहीं किया? तो राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया। ऑप्शन सी सही है 13 का। सारिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे। जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का पुनर्विकासन दिल्ली मासिक पत्रिका का संपादन किया। देखो हंस पत्रिका को पहले मतलब मुंशी प्रेमचंद प्रकाशित करते थे, मतलब कि मुंशी प्रेमचंद ने उस पत्रिका का संपादन किया था हंस पत्रिका को। लेकिन राजेंद्र यादव ने हंस का पुनर्प्रकाशन 1968 में दिल्ली से किया, जो मासिक पत्रिका थी। हंस का प्रारंभिक स्थापना प्रेमचंद ने 1930 में बनारस में किया था। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? 14 में लिखा है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी निबंध और डी कहानी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध। कछुआ धर्म तथा मारेशी मोही कुंठाव नामक शीर्षक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। कछुआ धर्म किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की किसकी रचना है? ए मैत्री पुष्पा, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया और डी कृष्णा सोबती।
ये लड़की किसकी रचना है? तो वह कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की। हम इन चारों महिलाओं की रचनाओं को देख लेते हैं। देखो ये लड़की, यह कृष्णा सोबती की रचना है। कब? 1991 में। इनकी अन्य कहानियों की अगर बात करें तो बादलों के घेरे 1980, सिक्का बदल गया जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, यारों के यार, तीन पहाड़ 1968। मैत्री पुष्पा की कहानियों की अगर बात करें तो चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998 और जवाब कागज। मन्नू भंडारी की कहानियों की अगर बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु 1978 और बंद दरवाजे के साथ। ये मन्नू भंडारी की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अब आते ममता कालिया की प्रमुख कहानियों पर। छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत सन 2000, जांच अभी जारी है और मुखौटा सन 2002। देखिए महिला कहानीकारक की कहानियों को भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी रचनाकार के रचना को आप लोग इग्नोर ना करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ए चतुरसेन शास्त्री, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी ऋषभ चरण जैन और डी इलाचन जोशी। तो चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो वह पांडे बेचन शर्मा उग्र। कभी कभी उग्र दे देता है और पूछ देता है कि उग्र का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा के उपन्यासों को देख लेते हैं। पहला तो चॉकलेट 1927। चॉकलेट 1927 इनकी जो उपन्यास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1927, फागुन के दिन 4 1960, अज्जू 1963। ऋषभ चरण जैन के उपन्यासों को देख लेते हैं। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वैश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1937, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, दुराचार के अड्डे 1930 और 3 इक्के 1940। ये ऋषभ चरण जैन की प्रमुख उपन्यास हैं। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों को देख लेते हैं। हृदय की परख 1928, 1918, हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर विलास 1933, व्यभिचार 1924, आत्मदान 1937। इलाचन जोशी के उपन्यास को देख लेते हैं। घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। ये इलाचन जोशी की प्रमुख उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। ए सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बख्शी, सी प्रभाकर क्षेत्रीय और डी शंकर शेष। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो वह है सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन ए सही है। देखो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को देख लेते हैं।
शकुंतला की अंगूठी 1990। सुरेंद्र वर्मा की अन्य नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबोध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, नायक खलनायक है फिर ये विदूषक है 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे शहद बड़े शहद 1982, एक दूनी एक 1987, कैदे हयात 1993। शंकर शेष के नाटक को देख लेते हैं। इनके नाटक है फंदी, फिर गरौंदा फंदी है, फिर इसका गरौंदा 1978 है, एक और द्रोणाचार्य 1977 है, और मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982, पोस्टर 1983, खजुराहो का शिल्पी 1982, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। ये शंकर शेष के प्रमुख नाटक है। प्रभाकर क्षेत्रीय के नाटक इला 1993, फिर से जहाँपना 1997, और साच कहूँ तो 1989। क्वेश्चन नंबर 18 में काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विश्वांदी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है 18 का। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विश्वांदी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। लुजाइनस के अनुसार उद्दांत का प्रमुख स्रोत क्या है? लुजाइनस के अनुसार उद्दांत का प्रमुख स्रोत क्या है? ए विचार, बी प्रकृति, सी भाव प्रवणता और डी अलंकार योजना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार। लुजाइनस ने विचार को उद्दांत का प्रमुख स्रोत माना है। लुजाइनस उद्दांतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? ए विस्मीकरण, बी समीकरण, सी विपर्य और डी आगम। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीकरण। चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का ध्वनि परिवर्तित होता है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए से पहले मतवाला, फिर कल्पना, फिर सारिका, उसके बाद पहल। ये चारों की चारों क्या है? ये पत्रिका है। आगे देखते हैं। मतवाला पत्रिका, देखिए यहाँ पे हम मतलब प्रकाशन वर्ष डालना भूल गए थे। मतवाला पत्रिका की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मतवाला पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष 1923 है, 1923। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है महादेव प्रसाद सेठ हैं। इस साप्ताहिक पत्रिका थी जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कल्पना की अगर बात करें, कल्पना पत्रिका, तो कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, 1949 कल्पना पत्रिका। इसके संपादक थे आरेंद्र शर्मा। ये द्विमासिक पत्रिका थी जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। सारिका की अगर बात करें, सारिका पत्रिका, तो सारिका पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष था 1970 था। इसके संपादक थे कमलेश्वर और ये दिल्ली मुंबई से प्रकाशित होती थी। पहल की अगर बात करें, पहल, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1973 ज्ञान रंजन का था। इसके संपादक ज्ञान रंजन थे।
और ये त्रैमासिक पत्रिका थी जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। मतवाला 1923, उसके बाद कल्पना 1949, सारिका 1970 और पहल 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम जो है सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परक सुनीता त्यागपत सुखदा विवर्त। मतलब कि इनका जो है परक सुनीता त्यागपत है, फिर कल्याणी है, सुखदा है, विवर्त है, व्यतीत है। तो परक सुनीता त्यागपत्र के बाद आता है इनका कल्याणी, उसके बाद सुखदा आता है। ठीक ना, तो ऑप्शन बी सही है। आगे लिखा भी है, जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939 और सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, फिर उसके बाद है दशार्क 1985। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य के लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम होगा ऑप्शन डी, पहले मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, मिश्र बंधु की अगर बात करें तो 1865 इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। क्वेश्चन नंबर 24, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। आंसर में देखते हैं क्या लिखा है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र और कोणार्क 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर। संयुक्ता स्वयंवर 1886 लाला श्रीनिवास दास, चंद्रगुप्त 1931, जयशंकर प्रसाद, सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र और कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो, इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, उसने कहा था, कफन, रोज, यही सच है। आगे देखते हैं। देखिए, उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद का है। रोज, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। रोज गैंग्रेन 1934 ईस्वी अज्ञे की है। और यही सच है 1966 ईस्वी मन्नू भंडारी की। ठीक, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आप लोगों को और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं जल्दी आप लोगों के लिए 300 से ज़्यादा ही मतलब आदिकाल के प्रश्न लेकर आऊँगा जो 3 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में 100 क्वेश्चन, 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है ना, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके पहले क्या है कि मैंने कहानी भी कराया है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।